पत्रकार आशुतोष मीडिया जगत का जाना माना चेहरा, वर्तमान में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप एक न्यूज चैनल में प्रबंध संपादक थे। अच्छी खासी नौकरी छोड़कर आपने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आशुतोष प्रचार प्रसार करने वाले पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। अरविंद केजरीवाल ने आशुतोष पर दांव खेला और लोकसभा चुनाव में चांदनी चौक से टिकट थमा दिया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। आप नेता आशुतोष का कहना है कि बदलाव की इबारत लिखी जा चुकी है। राजधानी दिल्ली में तो आगाज हो चुका है, समूचे देश में होना अभी बाकी है। आज हमारा देश तमाम तरीके की चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक तरफ हम आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश में भ्रष्टाचार और आंतरिक समस्याएं घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष जी। दृष्टिकोण प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है सर कि जिस तरीके से पठानकोट में हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उसकी जानकारी पहले से होने के बावजूद एक बड़ी घटना हुई। इसको लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं और सरकार सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेने से बच रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये घटना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें तीन चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि हमारे देश की विदेश नीति क्या है, ये समझ में नहीं आती। आप पहले नवाज शरीफ साहब को स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाते हैं, उसके बाद फिर आप सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हुर्रियत से मीटिंग नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद फिर बातचीत शुरू होती है और फिर आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की लेवल की जो मीटिंग्स है वो कैंसिल कर देते हैं। फिर अचानक देश को पता चलता है कि देश के प्रधानमंत्री जी लाहौर चले गए और उनकी घर में कोई शादी थी, उनको मुबारकबाद देने के लिए, और फिर उसके बाद पठानकोट पर हमला हो जाता है और फिर ये बातचीत होती है कि सेक्रेटरी लेवल की टॉक कैंसिल होनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी एक बात तो साफ तौर मानती है कि विदेश नीति के अंदर बातचीत होते रहनी चाहिए, लेकिन बातचीत कैंसिल करना, फिर शुरू करना, कैंसिल करना, फिर शुरू करना, कैंसिल करना, फिर शुरू करना, और उसके बाद अचानक लाहौर चले जाना और उसके बारे में पूरे देश को नहीं बताना, तो ये कहीं ना कहीं मन में एक सवाल पैदा करता है कि क्या इस मोदी सरकार की कोई विदेश नीति है भी या नहीं है। ये बहुत गंभीर सवाल, इसलिए क्योंकि बीजेपी कहती रही है कि जब तक आतंकवाद है तब तक बातचीत नहीं हो सकती। तो पिछले कुछ महीनों के अंदर ऐसा क्या बदलाव हुआ जिसकी वजह से आप जो नवाज शरीफ साहब से हाथ मिलाते हो, उनके घर जाते हो, उनको मुबारकबाद देते हो, ये बताना चाहिए। दूसरा सवाल ये कि ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार का दावा है कि इसकी जानकारी जो गुप्तचर एजेंसियां थी उन्होंने दी थी। उन्होंने ये भी बताया था कि पठानकोट के एयरबेस पर हमला होगा। उसके बावजूद अगर इस हमले को नहीं रोक पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि हमारी जो गुप्तचर व्यवस्था है या हमारी जो रिस्पांस का टाइम है वो बहुत ही ख़राब है। ये देश के हित के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरनाक बात है। तीसरी बात जो और महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से इस ऑपरेशन को हैंडल किया गया उसमें 4 एजेंसीज लगी और उनके बीच में किसी तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। देश के गृह मंत्री जी पहले ही दिन कह देते हैं कि ऑपरेशन ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर ऑपरेशन चलता है। ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे लंबा टेररिस्ट ऑपरेशन था, 80 घंटे से ज़्यादा चला, और आतंकवाद का सामना करने के लिए एक कोहेसिव सब्सटैंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका ने होमलैंड सिक्योरिटी बना के 9/11 के बाद से आतंकवादी गतिविधियों को रोका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पीएम मोदी को फोन करके कहते हैं कि जो पठानकोट में हमला हुआ है उससे संबंधित जो भी संगठन है या फिर लोग हैं उनके बारे में पता करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कुछ समय बाद जो विदेश सचिव स्तर की वार्ता होनी है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है जो वार्ता होने वाली है ये होनी चाहिए? देखिए, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, बातचीत कभी भी नहीं टूटनी चाहिए जब तक कि ऐसे हालात ना बन जाए जिसमें कि बातचीत आगे बढ़ाना या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखना लगभग नामुमकिन हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात पैदा हुए हैं, और अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो आप पाकिस्तान को कड़े शब्दों में संकेत कैसे देंगे, आप उनको संदेश कैसे देंगे? बातचीत तोड़ना किसी समस्या का समाधान नहीं, ये मेरा साफ तौर पर मानना है। लेकिन हम जिस तरीके से अपनी विदेश नीति को चला रहे हैं वो कहीं गहरे सवाल पैदा करता है कि हम शायद या तो हमको विदेश नीति की समझ नहीं है या फिर हमको विदेश नीति चलाना नहीं जानते हैं। अब जैसे कि अजीत डोवल जी हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुप्तचरी का काम किया, वो स्पाई रहे हैं, वो आईबी के चीफ रहे हैं। विदेश नीति का ना तो उनकी कोई एक्सपर्टीज़ है,
ना उनकी कोई समझ है, ना ही कोई अनुभव है, तो ऐसा व्यक्ति देश की विदेश नीति अगर चलाएगा तो देश के लिए खतरे की बात होगी। मेरा अपना ये मानना ये है कि इस देश के अंदर सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठकर एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए और उस पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत काम होना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि बजाय सारी राजनीतिक पार्टियों को बैठाने के अभी तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की कोई मीटिंग नहीं हुई है, जो ये दर्शाता है कि खुद कैबिनेट के अंदर इस पूरे मसले पर एक राय बनाने की कोशिश नहीं की गई है। ये ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, आप उसको एक सीमा के बाद रोक नहीं पाते। लेकिन अगर हमारे पास इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है, अगर हमारे पास कोई कोहेसिव पॉलिसी ऑपरेटर्स नहीं है, तो हम कैसे कर पाएंगे। केंद्र सरकार कहती रही है कि पहले की अपेक्षा जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध सुधरे हैं, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की अगर हम बात करें, बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, नेपाल में जो मधेशी आंदोलन है वो है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो श्रीलंका द्वारा आए दिन हमारे जो मछुआरे हैं वो मारे जाते हैं। ये जो तमाम समस्याएं हैं लगातार बनी हुई हैं, इस पर आप क्या कहते हैं। देखिए, ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिस नेपाल के साथ हमारे बरसों से बहुत अच्छे संबंध थे और जिस नेपाल को लेकर कभी हमें कोई समस्या नहीं हुई, आज वही नेपाल हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है और वो चीन के साथ हाथ मिलाने को उत्सुक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये स्पष्ट है कि हम पाकिस्तान से तो अपने रिश्ते सुधार नहीं ही पा रहे हैं, जो अपने मित्र देश हैं उनको भी हम नाराज़ कर रहे हैं। बांग्लादेश से भी हमारे रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। तो ये ज़्यादा चिंता की बात है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो लगातार विदेश यात्राओं पर रहते हैं, तो इन विदेश यात्राओं का कोई मतलब भी है या मतलब नहीं है। अगर हम नेपाल से रिश्ते नहीं सुधार सकते, अगर नेपाल को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते, अगर नेपाल आज हमसे नाराज़ है, परेशान है, तो हमें कहीं ना कहीं अंतर्मन में बैठ के ये सोचना चाहिए कि आखिर हमारे देश की विदेश नीति किस रास्ते पर जा रही है और ये देश के लिए अच्छी बात है या नहीं है। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा आशुतोष जी से बातचीत का सिलसिला। और इससे एक बात तो स्पष्ट है कि लोग दिल्ली के अंदर दो चीज़ों से बहुत परेशान है। एक, जो सड़कों पर ट्रैफिक है उससे बहुत ज़्यादा परेशान है, और जो प्रदूषण उससे भी बहुत ज़्यादा परेशान। लोग ये तो कह रहे हैं कि प्रदूषण ज़्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक में लोग फंसे रहते थे, घंटों घंटों फंसे रहते थे, और उसकी वजह से जो तकलीफ होती थी उससे लोगों को निजात मिली है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष जी से। दिल्ली को पॉल्यूशन से मुक्त करने के लिए ऑड इवन जो फार्मूला लागू हुआ है उसको लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रैक्टिकली उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है? देखिए, जब भी ऑड इवन फार्मूला लागू हुआ तो उस वक्त भी ये कहा गया कि ये सिर्फ 15 दिन के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम करेगा, और इन 15 दिनों के अंदर जो इसकी खूबियां हैं, जो इसकी खामियां हैं, उस पर एक विश्लेषण होगा, उसका एक आकलन होगा, और उसके बाद हम आगे की रणनीति सरकार बनाएगी, और उस रणनीति के आधार पर यह तय होगा कि जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, उसको कैसे कम किया जाए और उसको कम करने के लिए और कौन कौन से कारगर कदम उठाए जाने चाहिए। तो ये एक तरीके का एक प्रयोग है, और दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऑड एंड इवन फार्मूला 365 दिन लगे या 24/7 रहे, 24 घंटे रहे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसके लोगों का सपोर्ट मिला है, जिस तरीके से रिस्पांस मिला है, वो अपने आप में बहुत ही उत्साहजनक है। और इससे एक बात तो स्पष्ट है कि लोग दिल्ली के अंदर दो चीज़ों से बहुत परेशान है। एक, जो सड़कों पर ट्रैफिक है उससे बहुत ज़्यादा परेशान है, और जो प्रदूषण उससे भी बहुत ज़्यादा परेशान। लोग ये तो कह रहे हैं कि प्रदूषण ज़्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक में लोग फंसे रहते थे, घंटों घंटों फंसे रहते थे, और उसकी वजह से जो तकलीफ होती थी उससे लोगों को निजात मिली है। मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे और अच्छे कदम उठाए जाने चाहिए, जैसे कि डीजल गाड़ियों को बैन करने की बात है। पार्किंग की समस्या होती तो पार्किंग को और महंगा करने की ज़रूरत है। कुछ इलाकों में जहाँ पे गाड़ियों को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, जहाँ गाड़ियों के जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कनॉट प्लेस के अंदर आपको गाड़ियों को ले जाने की ज़रूरत है, वहाँ जगह ही नहीं है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट की वजह से भी काफ़ी पोल्यूशन होता है, उसको कम करने की ज़रूरत है। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं जहाँ पे कि मकान लोग बनाते हैं लेकिन उससे धूल चारों तरफ फैलता है, उसकी वजह से भी बहुत पोल्यूशन होता है। उसको और उस पर कड़ाई के साथ कानून लगाने की ज़रूरत है, और लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि आप अपना न केवल अपनी सेहत ख़राब कर रहे हैं बल्कि पड़ोसी की सेहत भी ख़राब कर रहे हैं, आसपास के लोगों को भी। अगर दिल्ली पुलिस की बात करें, इस फॉर्मूले
को लागू होने के बाद उनका कहना है कि उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास जो मैन पावर है, पुलिस है, वो कम है। नहीं, ये बात तो सच है कि दिल्ली के अंदर जो मैन पावर है पुलिस की वो कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बल्कि मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस लगातार गृह मंत्रालय को सूचित भी करती रही है। दिल्ली पुलिस का खुद का आंकड़ा कहता है कि इसको आप दुगना, मतलब 82,000 को दुगना करने की ज़रूरत है। अगर दुगना नहीं भी तो कम से कम 1.5 लाख करने की ज़रूरत है। इस संदर्भ के अंदर मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने एक अच्छा काम किया, बहुत सहयोग किया है, और बिना उनके सहयोग के ये जो समस्या थी इसका निवारण नहीं हो सकता था। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रयोग की कामयाबी के बाद केंद्र सरकार भी समझेगी कि अगर हम दिल्ली पुलिस की जो संख्या है उसको अगर बढ़ा पाएँ, ट्रैफिक और बेहतर हो पाएगा, कंजेशन थोड़ा कम होगा, गाड़ियाँ कम रुकेंगी तो प्रदूषण भी कम होगा और उससे लोगों की सेहत पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो 10 साल से पुरानी सरकारी कारें हैं उन पर भी रोक लगना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला है, और ये लोग इसको समझते हैं कि गाड़ियों पर रोक लग रही है। गाड़ियों पर रोक नहीं लग रही, दरअसल हमारी और आपकी सेहत बेहतर हो, ये उस दिशा में उठाया गया कदम है। अगर गाड़ियां 10 साल से ज़्यादा हैं, उनमें प्रदूषण लगातार हो रहा है, धुआं फेंक रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड फेंक रही हैं, तो उससे हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन हमें खांसी लगातार होगी, खांसी होगी तो ठीक नहीं होगी, कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। तो ये गाड़ियों का सवाल नहीं, ये हमारी आपकी सेहत का सवाल है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो पोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा ट्रकों और 2 पहिया वाहनों से हो रहा है। अगर उस पर रोक नहीं लगेगी तो क्या आपको लगता है कि प्रदूषण में कमी आएगी? देखिए, जब हमारी सरकार ऑड इवन फार्मूले को लागू करने के बारे में सोच रही थी तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये इतना बड़ा फैसला इतने बड़े स्तर पर कामयाबी से लागू भी हो पाएगा, नहीं लागू हो पाएगा। तो एक तरीके से थोड़ी सी नर्वसनेस थी। हमें लगा कि अगर हम एक साथ सारे कड़े कदम उठा लेंगे तो लोग भी परेशान होंगे और प्रयोग भी सफल नहीं होगा, लोगों का समर्थन भी नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों को अब इस बात का एहसास हुआ है कि नहीं, ये कदम उनकी अपनी सेहत के लिए अच्छा है, उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, तो लोगों ने खुल कर उसका समर्थन किया। मुझे लगता है कि जब इन सब चीज़ों का आकलन होगा तो जो स्टेज 2 होगा उसमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें 2 व्हीलर्स के पर भी एक पाबंदी लगेगी, ट्रकों के आने जाने के बारे में भी और गंभीरता के साथ सोचा जाएगा। केंद्र सरकार अक्सर ये कहती रहती है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर न खाएंगे न किसी को खाने देंगे, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की बात करें, राजस्थान का खनन घोटाला और छत्तीसगढ़ का पीडीएस घोटाला, इस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में फर्क है? देखिए, मैं तो पहले से कहता रहा हूं कि ये एक चुनावी नारा था। अगर आप ध्यान से देखिए तो जो पहली कैबिनेट भी मोदी साहब ने बनाई है उसमें जिस तरीके के लोग हैं, अगर आप उनको उठा के देख लें तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये सरकार ने सिर्फ लोगों का वोट लेने के लिए इस तरीके के नारे की बात की थी कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप देखिए, निहाल चंद जी उन्हीं की पार्टी के कैबिनेट के अंदर हैं जिनके ऊपर जयपुर के अंदर एक महिला ने बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए। मैं कहता हूं कि ठीक है, हो सकता है वो निर्दोष हो, लेकिन कम से कम कार्रवाई करते हुए तो देखिए। इसके अलावा जो मुजफ्फरनगर के दंगों में जिन लोगों का हाथ था, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, उनको भी आपने कैबिनेट में लाने का काम किया है। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार गंभीर आरोप लगे उस पर आपने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। सुषमा स्वराज का मसला मीडिया ने उछाला, लंबे समय तक था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वसुंधरा राजे सिंधिया के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। व्यापम का घोटाला सबको पता है, और ये वो मामले हैं जिसपे कि पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं। इससे बेहतर तो कम से कम कांग्रेस की सरकार थी। जब उनके मंत्रियों पर आरोप लगते थे तो वो कहीं ना कहीं उनका इस्तीफा तो कम से कम होता, और यही कारण है कि 1.5 साल के अंदर सरकार धीरे धीरे अलोकप्रिय होती जा रही है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कोई अलोकतांत्रिक व्यक्ति ही कह सकता है, जिसका रूल ऑफ लॉ में यकीन ना हो, कि रेपिस्टों को गोली मार देनी चाहिए। ये सुनने में बहुत अच्छा जरूर लग सकता है, लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने हाथ में कानून ले लेगा और वो खुद तय करेगा कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है, और उसको फौरन सजा देने लगेगा, तो फिर तो यहाँ जंगल राज हो जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ समय पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि दिल्ली पुलिस खुशकिस्मत है कि वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आती। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर संविधान इजाजत दे
तो उनके जो पुलिस है वो रेपिस्ट को गोली मार दे, इसे आप कैसे देखते? देखिए, ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके की बयानबाजी करनी चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर एक कंसेंसस आज के ज़माने में है कि सेना और पुलिस इनको लोकतंत्र के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के अधीन होना चाहिए और उनकी जवाबदेही स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि और अगर एक पुलिस कमिश्नर ये कहता है कि उसकी दिल्ली खुशनसीब है क्योंकि उसको चुनी हुई सरकार के अधीन काम नहीं करना पड़ रहा, तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति की हताशा को दर्शाता है जिसको ना तो संविधान की समझ है, ना ही लोकतंत्र की समझ है और ना ही उसकी लोकतांत्रिक मामलों में कोई आस्था है। कोई अलोकतांत्रिक व्यक्ति ही कह सकता है जिसका रूल ऑफ लॉ में यकीन ना हो कि रेपिस्टों को गोली मार देनी चाहिए। ये सुनने में बहुत अच्छा जरूर लग सकता है, लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने हाथ में कानून ले लेगा और वो खुद तय करेगा कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है और उसको फौरन सज़ा देने लगेगा, तो फिर तो यहाँ जंगल राज हो जाएगा। तो अगर हमारे संविधान के अंदर एक व्यवस्था दी गई है कि अगर किसी के ऊपर बलात्कार के आरोप लगते हैं, हत्या के आरोप लगते हैं, कत्ल के आरोप लगते हैं, डकैती के आरोप लगते हैं, तो उसको फौरन गोली मारने का अधिकार किसी को नहीं है। उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा और अदालत जब पाएगी कि वो दोषी है तभी, और अदालत ही सज़ा सुनाए, किसी व्यक्ति को सज़ा सुनाने का अधिकार नहीं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतने ऊंचे पद पर ऐसे लोग कभी कभी पहुँच जाते हैं जिनके लोकतंत्र में आस्था नहीं होती। दिल्ली में आपकी सरकार ने चुनाव के समय कुछ वायदे किए थे कि जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं उनको नियमित किया जाएगा, जो तमाम सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो दी जाएंगी, लेकिन ये जो मसला है नियमित करने का वो एक तरीके से अभी तक तो हुआ नहीं है और ये जो मसला है एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में उलझा हुआ है और आमतौर पर देखा गया है कि एमसीडी के जो लोग हैं और दिल्ली पुलिस के लोग वहाँ पर वसूली करते हुए नजर आ जाते हैं। देखिए, इसमें दो पहलू। पहला पहलू तो ये है कि जो हमने अनाधिकृत कॉलोनियों के मद्देनज़र जो वायदे किए थे उनको हम पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं और उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। दूसरी बात है, जहाँ तक अपने वायदों की बात है, हमने कहा था बिजली के दाम हम आधे करेंगे, हमने करने का काम किया। पानी मुफ्त दिलाने की बात हमने की थी, उसके बारे में भी हम कर रहे हैं। किसानों को इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा मुआवजा अगर किसी सरकार ने दिया है 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हमने देने का काम किया है। हमने दिल्ली के अंदर 250 करोड़ का एक फ्लाईओवर जो उसको बनना था उसको 150 करोड़ में हमने बनाने का काम किया। 100 करोड़ रुपए हमने देश से बचाए। केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। नीचे एमसीडी है जहाँ पे बीजेपी है, वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी हमने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि इस दिल्ली शहर के अंदर किसी भी गरीब की झोपड़ी बिना जो है उनको रिहेबिलिटेशन दिए वो नहीं हटाया जाना चाहिए और ना हटाया जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि अनधिकृत कॉलोनियों पर भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और हम उस दिशा में कदम उठा भी रहे हैं और बहुत जल्द आपको रिजल्ट पता चलेगा। क्या आपको लगता है कि सीबीआई जैसी जो सरकारी एजेंसियां हैं इनका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, ये दुर्भाग्य की बात इसलिए भी है क्योंकि सीबीआई का इस्तेमाल कांग्रेस भी करती रही है और तब उसको कहा गया था कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आज बीजेपी भी जो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे जाके जिस तरीके से रेड मारने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से मुलायम सिंह जी को परेशान किया जा रहा है, और तो सीबीआई कहने को तो इंडिपेंडेंट है लेकिन सीबीआई आज की तारीख में बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। पिंजरे में तोते की हालत है उसकी है। और सीबीआई को मुझे लगता है कि राजनीतिक दबाव, राजनीतिक जो आका हैं उनके हाथ से निकाल के उसको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट करने की ज़रूरत है और इस दिशा में सबको सोचना चाहिए। क्योंकि अगर कांग्रेस उसको अपने इस्तेमाल करती है, बीजेपी भी अपने इस्तेमाल करती है, तो फिर ऐसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का कोई मतलब रह नहीं जाता है। कहा जा रहा है कि पंजाब में आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ पर ड्रग तस्करी, हथियारों की तस्करी, ये जो तमाम समस्याएं हैं वो राज्य को खोखला कर रही हैं। ऐसे में पंजाब में आप लोगों का मुद्दा क्या होगा? देखिए, पंजाब में हमारे एक तरीके से हम कहें तो पंजाब में 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि पंजाब एक ज़माने में हिंदुस्तान का सिरमौर हुआ करता था। पंजाब ने पूरे देश को खाना खिलाने का काम किया और पंजाब में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ। पंजाब के अंदर किसान है, पंजाब के अंदर के लोग सेना में जाते हैं और वो सेना से देश की रक्षा करते हैं। तो एक पंजाब का जो पंजाब एक ज़माने में हिंदुस्तान का सिरमौर हुआ करता था, उसको वो पोजीशन वापस दिलाना। दूसरी बात, आज पंजाब जो आर्थिक संकट से गुजर रहा है, करीब 1,35,000 करोड़ का कर्ज उसके ऊपर है और जब तक उसकी आर्थिक सेहत अच्छी नहीं होगी तब तक पंजाब ग्रो नहीं करेगा।
तीसरी समस्या है वहाँ पे ड्रग की समस्या है। नशीले पदार्थ आज घर घर के अंदर वहाँ मौजूद हैं। हर कोई घर ऐसा नहीं जहाँ के बच्चे, जहाँ के परिवार के लोग नशे की चपेट पे नहीं हैं। तो पंजाब को नशा मुक्त करना है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हमारी जो सरकार आएगी वो सरकार पहली पंजाब को नशा मुक्त करेगी, पंजाब को जो आर्थिक संकट है उससे निवारने की कोशिश करेगी, वहाँ के किसानों की जो पुरानी स्थिति है उसको बहाल करने का काम करेगी, वहाँ के जो बेरोजगार हैं उनके लिए जो है वो रोजगार मुहैया कराने का काम करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब का जो शीर्ष स्थान था, जो नंबर 1 स्टेट था, उसको दोबारा लाने की कोशिश करेगी। सर, आखिर में आपसे एक सवाल, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और देश के विकास को लेकर आपका अपना दृष्टिकोण क्या है? देखिए, आतंकवाद के मसले पे एक बात तो मेरा बहुत स्पष्ट तौर पे ये मानना यह है कि जो जिंगोइज्म है उससे वो देशभक्ति नहीं है, वो राष्ट्रभक्त है। आतंकवाद से आप तब लड़ सकते हैं जब अब आप आर्थिक तौर पर भी मजबूत हो और सामरिक दृष्टि से भी मजबूत हो और साथ ही साथ सैनिक दृष्टि से भी मजबूत हो। अभी क्या हो रहा है कि हमारी तीनों जो स्थितियां हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं, कि जो आर्थिक हालात हैं, जो सामरिक हालात हैं और जो सैनिक दृष्टि है। हमने अपने सिपाहियों को हथियार और दूसरे जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने का काम नहीं किया है। आर्थिक दृष्टि पर लगातार हमारा जो रुपया है वो नीचे जा रहा है, हमारा जो बैलेंस ऑफ जो फॉरेन एक्सचेंज है वो नीचे जा रहा है, हमारी जो एक्सपोर्ट है वो नीचे जा रही है। जो हमारे आर्थिक हालात हैं वो बहुत बेहतर नहीं है। जहाँ तक सामरिक है, आप देखिए, नेपाल हमारा दोस्त हुआ करता था, जो हमारा दोस्त नहीं। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। हम हर बार हमला होता है हम चिंता करते हैं, चिंता करने के बाद उस पर कोई अमल नहीं करते। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बृहत्तर दृष्टि की ज़रूरत है, और न केवल दृष्टि की ज़रूरत है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान से बातचीत जारी रहे, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कहना चाहिए कि आपकी ये जो आतंकवाद समर्थित नीति है ये नहीं चलेगी, और अगर ये चलता रहा तो हमारे और आपके रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते। तो ये बिरयानी खिलाना और अचानक बातचीत तोड़ देना, लाहौर जाना फिर बातचीत तोड़ देना, ये समस्या का समाधान नहीं है। जब तक वो बृहत्तर दृष्टि हमारे पास है, मुझे लगता है आज उस बृहत्तर दृष्टि का हमारे पास अभाव है, जिसकी वजह से ना तो आतंकवाद का हम मुकाबला कर पा रहे हैं और ना ही हम जो शत्रु देश है या मित्र देश है उनसे अपने रिश्तों पर बेहतर कर पा रहे हैं। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। संघर्ष के बल पर लोगों का दिल जीतकर दिल्ली की सत्ता में आई आम आदमी पार्टी ने एक और साहसिक कदम उठाते हुए दिल्ली में ऑड इवन फार्मूले को लागू किया है। इसे लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में ये कितना कामयाब हो पाता है। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए महुआ टीवी।